Hello dear students. So we are going to start the next topic of tissue chapter, that is nervous tissue, and this is your last topic for this chapter. So let us start. All cells possess the ability to respond to stimuli. तो जैसा कि इसमें लिखा है कि जब जो भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, जितने भी तरह के सेल्स होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, सभी में क्षमता होती है, एबिलिटी होती है रिस्पॉन्स करने की। किसके लिए? स्टिमुलाई के लिए। ये स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे चीज़ें जिससे हमारे बॉडी में कुछ हरकत हो, है ना, उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने आग देख लिया, तो आग देख लेंगे तो हम लोग तुरंत उसको देख करके बुझाने का सोचेंगे, मतलब एकदम खड़े तो नहीं रहेंगे कि हाँ चलो आग लगी है। या फिर कोई आप पे एसिड फेंक रहा है या फिर कोई हार्मफुल केमिकल फेंक रहा है, तो आप तो खड़े रहेंगे नहीं, भागेंगे या दूर हटेंगे, है ना। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जिसको देख करके आपके ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग हो और उसके लिए तुरंत आप कुछ रिस्पॉन्स करें, तो उन्हीं चीज़ों को स्टिमुलाई बोलते हैं। स्टिमुलाई कोई भी एक्टिविटी हो सकती है और उसके रिस्पॉन्स में हम लोग कुछ अदर रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक ना। जैसे कोई आपको पिंच कर दिया तो आउच या कुछ इस तरह की आवाज़ निकालेंगे, या अचानक आप सो रहे हैं, कोई आकर आपके कान में बोल दिया, आप झटके से डर जाएंगे, है ना। तो ये जो कुछ एक्टिविटीज़ है, ये स्टिमुलस बाहर से मिल रहा है, जो आपको बोल रहा है, या कोई आपको पिंच कर रहा है, या आप कुछ आपको घाव लग गया तो आपको दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं आप। तो ये सब जो रिस्पॉन्सेस हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं? स्टिमुलाई की वजह से। जो आपके बॉडी पे इफेक्ट डाला है कोई चीज़, उसकी वजह से आप रिस्पॉन्स ऐसा कर रहे हैं, चिल्लाने का या रोने का, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को स्टिमुलाई बोलते हैं। तो हर एक सेल में ये क्षमता होती है कि किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ या स्टिमुलाई के खिलाफ, स्टिमुलाई एक प्लूरल वर्ड है और स्टिमुलस सिंगुलर वर्ड है, तो जो भी एक्टिविटी आसपास होती है उसके रिस्पॉन्स में जो सेल रिस्पॉन्स करता है, ये सभी सेल में क्षमता होती है रिस्पॉन्स करने की। However, the cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated. जो नर्वस टिश्यू के सेल्स हैं वो हाईली स्पेशलाइज है। हालांकि सभी सेल्स मतलब सभी स्टिमुलाइज के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन जो नर्वस टिश्यू हमारा है उसके सेल तो कुछ ज़्यादा ही हाईली स्पेशलाइज है, क्योंकि उनका वर्क ही यही है कि किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देना, वो भी बहुत ही क्विकली, है ना। तो ये स्पेशलाइज इनका फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to the another within the body। और क्या करता है, स्टिमुलस को देखेंगे, उसको रिस्पॉन्स करेगा हमारा नर्वस टिश्यू का सेल्स, और तुरंत रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से उस स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र करेगा फटाक से। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो तीन, अगर मेजर पार्ट्स को देखा जाए तो तीन मेजर पार्ट्स से बना हुआ है, या उसके मेजर कंपोनेंट ये हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है एंड नर्व, ठीक है। तो इन तीन मेजर पार्ट से हमारा मिलकर के बना है नर्वस टिश्यू, है ना। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। ये नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बोला जाता है। A neuron consists of a cell body with a nucleus and a cytoplasm। न्यूरॉन में क्या होता है, जैसे कि सभी सेल्स में होता है, एक न्यूक्लियस होता है ना, और साइटोप्लाज्म होता है, जिसको सेल बॉडी बोला जाता है। अभी हम लोग पिक्चर समझेंगे। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर न्यूरॉन, नर्व सेल का डायग्राम बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है ना, और उसके चारों तरफ ये जो डर्टी येलो कलर का जो है विथ ब्रांचिंग, ये हमारा साइटोप्लाज्म है ना। तो नॉर्मल सभी सेल्स की तरह यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से कंबाइंड जो ये स्ट्रक्चर है इसको सेल बॉडी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंड फ्रॉम विच अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज। और यहाँ सेल बॉडी से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए ब्रांचिंग के रूप में आप देख सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस। और हर न्यूरॉन में सेल बॉडी के पास तो कई सारे ब्रांचिंग होती हैं, और साथ में
दूसरे एंड पर एक लॉन्ग बहुत ही लंबा ब्रांचिंग होता है जिसको एक्सॉन नाम दिया गया है, ठीक है ना। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस, और शॉर्ट ब्रांचेस को डेंड्राइट्स बोला जाता है। और ये हमारा एक्सॉन हो गया, लॉन्ग पार्ट जो सबसे बड़ा ब्रांच है, और उसके एंड में भी कुछ ब्रांचेस है जिसको नर्व एंडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है डायग्राम में न्यूरॉन सेल का या नर्व सेल का, ठीक है, जिससे हमारे नर्वस टिश्यू बने होते हैं, ठीक ना। तो कॉल्ड डेंड्राइट्स, जो ब्रांचेस हैं उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू मीटर लॉन्ग, एक जो सिंगल नर्व सेल ये हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये 1 मीटर या उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है। एक सेल की बात हो रही है। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल किसको बोला जाता है? न्यूरॉन सेल को या नर्व सेल को, बिकॉज इट्स द लॉन्गेस्ट और द लार्जेस्ट सेल विच हैज बीन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक ना। तो इंसानों में या मैमल्स में सबसे बड़ा जो सेल होता है वो कौन सा होता है? मेनली ह्यूमन में ये नर्व सेल होता है, बिकॉज ये 1 मीटर तक लंबा होता है। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाई कनेक्टिव टिश्यू टू मेकअप अ नर्व, बहुत सारे जो नर्व फाइबर होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ करके नर्व बनाते हैं, ठीक है ना। एक ब्रांचिंग उनका हो जाता है जिससे जो नर्व इम्पल्स होता है या ब्रेन के सिग्नल होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। द सिग्नल दैट पासेस अलॉन्ग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स, और जो ब्रेन से सिग्नल ट्रांसफर होते हैं उनको वो नर्व फाइबर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है? नर्व इम्पल्स, जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, और नर्व इम्पल्स जो है या ब्रेन की जो इम्पल्सेस हैं, ब्रेन का जो सिग्नल है वो हमको अलाउ करता है कि हम अपने मसल्स को कब जब चाहेंगे तब उसको मूव कर पाएंगे, है ना। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल, जो हमारे बॉडी में नर्व है जिससे नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है ना, और मसल है, मस्कुलर टिश्यू है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एनिमल में बहुत सारी हरकतें होती हैं, जो हम लोग बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, आँख की पलकें झुका पा रहे हैं, है ना, मुंह खोल पा रहे हैं, या हाथ या उंगलियां मोड़ पा रहे हैं। कुछ भी हमारे बॉडी पार्ट्स में जो मूवमेंट हो रहा है, चाहे इंटरनल पार्ट्स है, स्टमक या फूड पाइप का सिकुड़ना फैलना, या लंग्स का फूलना सिकुड़ना, या हार्ट के मसल्स का, ये सारा किसके कॉम्बिनेशन से हो रहा है? मसल और साथ में नर्व के। वहाँ पे हर एक पार्ट्स पे ब्रेन का सिग्नल जा रहा है, नर्व इम्पल्स जा रहा है, जिसकी वजह से सारे पार्ट्स अपने अपने लेवल तक मूव कर पा रहे हैं या उनमें मूवमेंट हो रहा है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो ये मसल और नर्व फाइबर का जो कॉम्बिनेशन है यही हेल्प करता है एनिमल्स को मूव करने में, किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ या किसी भी स्टिमुलस के प्रभाव के कारण जो बॉडी हमारा मूव करता है एनिमल्स का, वो इसी कॉम्बिनेशन से होता है, मसल के और नर्व फाइबर के कॉम्बिनेशन से ही ये पॉसिबल हो पाता है ना। तो चलिए एक समझते हैं कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है कॉपी में बनाकर। मान लेते हैं एक रफ डायग्राम बनाते हैं। एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया जा रहा है नर्व फाइबर का, न्यूरॉन का, ठीक ना। तो इस तरह का कुछ रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। ये नर्व फाइबर न्यूरॉन सेल बना लिए हम लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है ना। ये तो पहले ही आप देख चुके हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ब्रांचिंग जो निकली हैं ये डेंड्राइट्स हैं, और ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और ये एक्सॉन जो सबसे लंबा ब्रांचिंग होता है नर्व सेल का, उसको एक्सॉन बोलते हैं। बाकी छोटे ब्रांचेस को डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये जो शाखाएं जैसे निकला हुआ है। और इसके थ्रू, इस एक्सॉन के थ्रू, ये जो आप देख रहे हैं
जो कुछ बॉक्सेस टाइप के जुड़े हुए हैं, बॉक्स, एक बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स, कुछ बॉक्स जैसा लगभग आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बीच बीच में गैप है, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्रेन के सिग्नल्स जो होते हैं, नर्व इम्पल्स जंप करके इस पे जाते हैं, फिर इस पे से इस पे जाते हैं, फिर इस पे से इस पे जाते हैं, फिर इसके आगे कैसे होता है बताता हूँ मैं। एक छोटा डायग्राम बनाया जाए, छोटा सा, डायग्राम बनाकर इसको समझते हैं। मान लेते हैं नर्व फाइबर है और ये इसका नर्व एंडिंग है ना। तो जैसा मैंने बता रहा था कि ये एक्सॉन है। एक्सॉन में ये जो एक के बाद दूसरा बॉक्स वाला स्टार्ट हो रहा है, बीच में थोड़ा सा ऐसा डिप्रेशन का मतलब ये बॉक्स एंड हुआ, फिर अगला चालू हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा धंसा हुआ हिस्सा है, उसको नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और नोड्स, एक मिनट, नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। नोड्स ऑफ रेनवियर क्या काम करता है अभी बता रहा हूँ। तो इसी तरह से ये बॉक्सेस एक्सॉन जिससे बना हुआ है, ये हमारा एक्सॉन है, इसमें से यहाँ से नर्व इम्पल्स जो ब्रेन का सिग्नल है इसमें आएगा, फिर इसमें से जंप करके इसमें आएगा। ये नोड्स ऑफ रेनवियर है, जो बीच बीच में गैप है उससे जंप कर जाता है ब्रेन का सिग्नल, नर्व इम्पल्स, और अगले पे जाता है। इसी तरह जाते जाते नर्व एंडिंग पे आता है नर्व इम्पल्स। फिर नर्व एंडिंग हमारा है, नर्व एंडिंग के बाद अगला हमारा न्यूरॉन रहेगा, है ना। इसको थोड़ा रफ ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगला हमारा न्यूरॉन हो गया, फिर उसका नर्व एंडिंग, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक न्यूरॉन है, उसका एक्सॉन है, उस एक्सॉन के बाद यहाँ पे नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग से अगला जो न्यूरॉन है, अगला न्यूरॉन जो सेल है उसका डेंड्राइट जुड़ा हुआ है ना। इसके डेंड्राइट से इसका नर्व एंडिंग जुड़ा है, और यही इसी एरिया में क्या होता है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में। तो इस एरिया को बोलते हैं सिनेप्स एरिया। सिनेप्स इज द जंक्शन, इज द एरिया वेयर इज द ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन न्यूरॉन सेल टू द अनदर न्यूरॉन सेल। तो इसी तरह ऐसे ही चेन बना रहता है पूरे बॉडी में, और नर्व इम्पल्स का या ब्रेन के सिग्नल्स का ट्रांसफ़र न्यूरॉन के सेल्स के थ्रू। इसी तरह सिनेप्स, हर एक न्यूरॉन सेल के कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी सिनेप्स बनेगा, है ना। अगले न्यूरॉन सेल ऐसे ही चेन में जुड़े रहेंगे, हजारों लाखों, और ब्रेन के सिग्नल ट्रांसफ़र होता है बहुत ही तेज़ी से, रैपिड स्पीड से। तो जहाँ पर वो जोन बनता है, वो एरिया बनता है जहाँ पर ये ट्रांसफ़र होता है नर्व इम्पल्स का, ब्रेन के सिग्नल का, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उसको सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्टिक एरिया बोलते हैं, ठीक है। और ये नोड्स ऑफ रेनवियर है। अब यहाँ से जो नर्व इम्पल्स इसमें आया, इसमें से ट्रांसफ़र होगा, फिर इसमें जंप करेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं जाता है, इसमें ब्रेन का जो सिग्नल है जंप करके जाता है, ऐसा देखा गया है। नोड्स ऑफ रेनवियर इसलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक है ना। एक ठहराव लेता है ब्रेन का सिग्नल, फिर जंप करके अगले पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाता है, ऐसा जैसे ये बॉक्स जैसा मैंने बनाया था। तो फिर अगला आएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा धंसा हुआ है एरिया है, तो वहाँ पे नर्व इम्पल्स जो है जंप करता है एक्सॉन में, जो नोड्स ऑफ रेनवियर इसको बोलते हैं, वहाँ पे जंप करके अगले नर्व एंडिंग पहुँचेगा। फिर अगले नर्व एंडिंग से अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जुड़ा रहेगा, है ना, अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जुड़ा रहेगा, फिर इसी तरह ये चेन बना रहता है। और इस तरीके से क्या होता है कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है पूरे बॉडी में। और मुझे क्या बताना था, एक और जैसे सिंपल सा चीज़ हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये स्किन है, फिर स्किन से क्या हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे नर्वस सिस्टम का, है ना। और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन,
ठीक। तो ये एक सीरीज मैंने बना दिया। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपको स्किन में कोई घाव लग गया या मान लीजिए कि जल गया, है ना, हर्ट हो गया, हमारा स्किन हर्ट हो गया, किसी वजह से चोट लग गया, तो ये हमारा क्या होगा, कौन सा ऑर्गन, स्किन हमारा सेंसरी ऑर्गन। ठीक है। अब कहाँ का स्किन वो हमारा हर्ट हुआ है अभी हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं कि कहीं हमारे बॉडी का किसी हिस्से का स्किन जल गया या चोट लग गई, तो तुरंत यहाँ पर जो नर्वस टिश्यू होंगे, नर्व फाइबर होंगे जो कनेक्टेड रहते हैं सिनेप्स के थ्रू, जैसा मैंने अभी बताया था, तो यहाँ के जो नर्व फाइबर है तुरंत वो सिग्नल जनरेट करेंगे कि यहाँ घाव लगा है, ये भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये क्या करता है, पूरे बॉडी में नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, असंख्य, मतलब बहुत सारे संख्या में ब्रांचेस होती हैं जो बॉडी के हर एक हिस्से में हर एक ऑर्गन को जो ब्रेन का सिग्नल है या नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो यहाँ से ये सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा ब्रेन को। अब ब्रेन के पास ये सिग्नल पहुँच गया कि स्किन को चोट लगी है, ठीक ना। अब ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, जैसे हम कंप्यूटर में कुछ डाटा डालते हैं, फीड करते हैं, वो प्रोसेस करता है, फिर हमको रिजल्ट शो करता है। उसी तरह स्किन पे चोट लगा, ये स्किन से नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसफ़र हुए स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन। अब ब्रेन प्रोसेस करके तुरंत, मतलब कुछ सेकंड में, जो भी उसका समय रहता है, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में, वो क्या करता है, रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक ना। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आएगा एक दूसरे डायरेक्शन से, और स्पाइनल कॉर्ड से स्किन में, और स्किन पे आएगा कहाँ की स्किन, मान लीजिए हमारे हाथ का स्किन है, हैंड का, है ना। तो हम क्या करेंगे, हाथ हम हटा लेंगे, जैसे यहाँ पे है तो ऐसे हम हाथ हटा लेंगे, क्योंकि चोट लगेगा तो हाथ तो ऐसे रखे नहीं रहेंगे कि और चोट लगे। तो ये ब्रेन से सिग्नल प्रोसेस होकर आया, तो हमारा स्किन जहाँ पे चोट लगा था वो तुरंत हम लोगों ने वो वहाँ का हिस्सा हाथ हटा लिया, या पैर के स्किन पर लगा तो पैर हटा लिया, या झटक दिया झटके में, है ना। तो ये सब रिस्पॉन्सेस जो होते हैं किस के थ्रू होती हैं, इसी तरह के नर्व इम्पल्स के ट्रांसफ़र के थ्रू होती हैं। तो हमारा जो सेंसरी ऑर्गन था स्किन, और इफेक्टर ऑर्गन क्या है, एक मिनट सही से लिखा जाए, इफेक्टर ऑर्गन जिस पे अफेक्ट पड़ रहा है या इफेक्ट पड़ रहा है ना। स्किन पे चोट लगी, उसने सिग्नल भेजा, उसके अंदर जो मसल्स में नर्व फाइबर है या नर्व टिश्यू है, उन्होंने सिग्नल को ब्रेन तक भेजा, ब्रेन ने प्रोसेस करके वहाँ पर रिस्पॉन्स भेजा स्किन के पास। और किसका स्किन था, मान लीजिए हैंड का, तो हैंड हमने झटक के हाथ जो है हटा लिया, तो हाथ हमारा क्या हो गया, हैंड यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन। तो ये सेंसरी ऑर्गन और ये इफेक्टर ऑर्गन। तो जैसा सेंसरी ऑर्गन रहेगा, वो प्रोसेसिंग होने के बाद इफेक्टर ऑर्गन वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे हर्ट जो होना एक तरह का क्या था, स्टिमुलस था। और स्टिमुलस हर्ट किसी से हो गया होगा, मान लीजिए किसी मशीन से या किसी चीज़ से जल गया है ना, तो वो हमारा स्टिमुलस हो गया, हर्टिंग, जो हर्ट हुआ है। और स्किन जो हमारा सेंस किया है, और कहाँ का स्किन सेंस किया, हैंड का, तो हैंड हमारा इफेक्टर ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, और हमारा बॉडी जो है रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस के लिए। जैसा स्टिमुलस रहेगा वैसा रिस्पॉन्स करता है हमारा बॉडी, है ना। और फिलहाल तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये देख लेते हैं, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में कौन सा टिश्यू है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मस्कुलर टिश्यू, है ना, क्योंकि मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही क्या होता है, हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। और क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। तो न्यूरॉन लुक लाइक अ ब्रांच और फाइबर, एक फाइबर जैसा दिखता है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, है ना। गिव 3 फीचर ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के 3 फीचर बताने। तो कार्डियक मसल के फीचर क्या होते हैं कि इसके जो सेल्स होते हैं कार्डियक मसल के, वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी सिंगल सेल के होते हैं, और साथ में स्ट्रिएशन होता है, यानी इसमें धारीदार देखा जाता है इसके सरफेस पे। और
तीसरा होता है कि इसके मसल बहुत ही रिदमिक वे में, मतलब एक फिक्स टाइम, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, यानी सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। दैट्स वाई हमारा हार्ट भी एक सही गति से सही समय के अनुसार सिकुड़ता फैलता है, और जिससे लुब डुब की आवाज़ आती है, जिसको हार्ट बीट बोलते हैं हम लोग। तो ये 3 इसके फीचर हो गए कार्डियक मसल के, यानी हार्ट मसल के। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द एरियोलर टिश्यू? जो एरियोलर टिश्यू है उसके फंक्शन क्या है? तो एरियोलर टिश्यू का मतलब यह होता है कि फ्लफी होता है, ये फूला हुआ होता है, जैसे इसमें एयर भरा रहे, है ना, और ये शॉक वगैरह को एब्जॉर्ब करने में और इंटरनल पार्ट्स को सेफ रखने में मदद करता है। जैसे यहाँ हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे देखिए पेज नंबर हमारा 75 है। तो यहाँ पे देखिए एरियल कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। हमारे स्किन और मसल्स जो होते हैं उसके बीच में पाया जाता है, और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, एंड इन द बोन मैरो, बोन मैरो में भी ये पाया जाता है, जहाँ पे ब्लड बनता है ना, ब्लड सेल्स हमारे जो बनते हैं वो बोन मैरो बनते हैं। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो ओवरऑल एरियोलर इसका नाम इसलिए पड़ा है, यानी एरी, ऐसा लगता है कि इसमें हवा भरी है, और एक स्पेस प्रोवाइड करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, है ना, उनको मतलब सपोर्ट करता है, उनको सेफ रखता है और बचाता रहता है, और साथ में टिश्यू को रिपेयर भी करता है, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ है पाया जाता है, ये इसमें लिखा हुआ है, स्किन और मसल के बीच में, हमारे ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, नर्व फाइबर और नर्व्स में, और बोन मैरो में भी ये पाया जाता है, ठीक है। और अंदर के ऑर्गन को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। तो ये एरियोलर टिश्यू का फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये टिश्यू चैप्टर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।